अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि छोटे बच्चों को जो कि पहली दफ़ा डिवीज़न कर रहे हों उनको कैसे सिखाई जाए पहली दफ़ा लॉन्ग डिवीज़न। इस टॉपिक को मैं पहले इंग्लिश में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और उसके बाद ये सोचा कि भाई उर्दू बोलने वालों का क्या कसूर है, तो इसलिए इसको दोबारा मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिन्होंने इंग्लिश में देख ही ली है वही बातें मैं दोबारा करूँगा, तो उनको वो चाहें तो ना देखें। तो शुरू करते हैं। ये पहले मैं बता दूं, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था कि हम इसमें डेसिमल डिवीज़न को डिस्कस नहीं करेंगे। डेसिमल नंबर्स की डिवीज़न को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वरना टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये बात एक सामने हमने रखी। अब आगे चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तरीक़ा मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ लॉन्ग डिवीज़न का, वो डिवीज़न सिखाने का सबसे बेहतर तरीक़ा है अब तक मेरी नज़र में। और मैं कौन होता हूँ भाई ये कहने वाला कि कोई तरीक़ा बेहतर तरीक़ा है और मेरी बात क्यों मानी जाए। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ कि मैं गुज़िश्ता 25 साल से एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हूँ और मुस्तकिल मेरी जो फ़ील्ड रही है वो यही रही है कि लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसा कैसे किया जा सकता है कि हम एजुकेशन को जो है वो आजकल के दौर के हिसाब से बेहतर तरीके से पहुंचा सकें अपने लर्नर्स की तरफ। चाहे वो छोटे बच्चे हों या वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो। और गुज़िश्ता 12 साल से तो मैं एक्सक्लूसिवली काम कर रहा हूँ एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने पर जो कि हमारी आज की नीड्स को फुलफ़िल करता है, जो कि बच्चों को सेल्फ लर्नर बनाता है। तो इस पे तो बहुत काफ़ी मेरा काम आप लोग गाहे बगाए आपको मिलता रहेगा और आप लोग सुनते रहेंगे मुझसे। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है तो शायद मैं कह सकता हूँ। तो आते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। ये बात समझना ज़रूरी है कि जब आप कोई किसी बच्चे को कुछ समझा रहे होते हैं तो जो सबसे अहम आपके पास कोई सलाहियत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए या एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। उसमें सबसे अहम जो है वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है कि आप ये महसूस कर सकें कि सामने वाले का मसला क्या है, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसको क्या इशू है। जब आप बच्चों के बारे में महसूस करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा ये जो प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा तो उसकी वजह क्या है, इसको क्या फ़ील हो रहा है, इसके जहन में क्या बातें आ रही हैं, तो फिर आप बेहतर सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए मैं इसमें भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चों के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बच्चों को कहाँ कन्फ्यूजन होती है, तो फिर शायद मसले को हल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि जी ये सीधी-सीधी लॉजिक है और ये इसकी बिग पिक्चर है, ये समझ लो। अच्छा, जब आप लॉजिक का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि लॉजिक बाय बर्थ थोड़ी डेवलप होती है। लॉजिक का मतलब ये होता है कि लॉजिक वो चीज़ है जो तजुर्बे के साथ इंसान ने सीखी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। और बच्चों के पास यकीनन तजुर्बे की ही तो कमी है, तभी तो वो बच्चे हैं। अब आपने जो है वो उनको ये सब लॉजिक डायरेक्टली सिखाना शुरू कर दी बहुत सारी चीज़ों की, तो हो सकता है कि वहाँ पे फँसें और उस फँसने की वजह से उनके उनके ज़हन में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएँ कि उनको सब्जेक्ट से नफ़रत हो जाए। जो कि हमारे मुल्क में आप देख सकते हैं बहुत आम तौर पे, हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में और इसके आस-पास के इलाकों में देख सकते हैं, जहाँ पे इस तरह की फ़ोर्स्ड टीचिंग की जाती है, जहाँ पे कि बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है, याद करवाया जाता है। जहाँ पे कि बच्चों को ना समझ में आए तो उनको रिडिक्यूल किया जाता है, जहाँ पे टीचर का काम जो है वो जस्ट एक लेक्चरर का होता है। हम ये समझते हैं कि टीचर का दरअसल काम है एक फैसिलिटेटर का, जो ये क्या करता है कि जहाँ लर्निंग प्रोसेस में कोई हिंड्रेंस क्रिएट होती है, टीचर उस हिंड्रेंस को रिमूव करता है। और जहाँ लर्निंग ऑटोमेटिकली बच्चा खुद से कर सकता होता है, टीचर वहाँ अपना रोल कम से कम कर ले, ताकि बच्चा खुद से लर्न करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होना शुरू हो। और यही इस वक्त माशरे की जो है ज़रूरत है कि बच्चे में खुद से सीखने की सलाहियत बेदार की जाए। जहाँ इसमें कोई रुकावट आए, टीचर का रोल वहाँ ज़्यादा है। तो अगेन टीचर को अपने ऊपर ये मेहनत करनी है कि जहाँ-जहाँ रुकावटें आएँगी और ज़रूर आएँगी तो मैं उनको कैसे दूर करूँ। ठीक है जी।
तो अब आते हैं अपने असल मसले की तरफ कि हम ये समझा रहे हैं आपको कि बच्चे को डायरेक्टली बाज़ औक़ात पूरी पूरी लॉजिक दे देने की कोशिश करना, उसको ये कहना कि तुम्हारा तो आईक्यू नहीं है और जिसका आईक्यू है देखो ये तो समझ गया। नहीं, एक्चुअली होता है कि बाद बच्चों का मेंटली ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है अपनी लाइफ में कि वो चीज़ उनको उनको वो रिलेट कर पाते हैं और समझ जाते हैं। और बहुत से बच्चों का वो एक्सपीरियंस नहीं रहा होता है, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे होते। ज़रूरी नहीं है कि ये मसला उनके आईक्यू का था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि जी 404 डिवाइडेड बाय 4। अब एक नया नया बच्चा है, उसको आपने सिखाया है, आपने यहाँ से सिखाया था कि जी 44 डिवाइड बाय 4 करो तो बेटा 4 वन ज़ा 4 होगा। ठीक है, फिर आंसर यहाँ पे माइनस होगा, ये बचेगा 4, फिर 4 वन ज़ा 4 होगा और ये बचेगा कुछ नहीं। आपका जो आंसर आया क्वेश्चन वो 11 है जी। अब जैसे ही इस वाले बच्चे को ये वाला प्रॉब्लम मिलता है तो उसके साथ क्या मसला हो जाता है। अब उसको जो है आपने कहा 4 वन ज़ा 4, माइनस किया बचा 4, 4 वन ज़ा 4 और जी आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया 11। अब बताइए आप क्या ये जवाब सही है? नहीं, ये जवाब सही नहीं। आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत सीधी सी बात है। बच्चे को फिर कहेंगे ना कि भाई यहाँ पे तो इस तरह से किया था, लेकिन यहाँ पे जब तुम ये ज़ीरो देखो तो आप तुम्हें करना है 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फिर 4 वन ज़ा 4 करना। तो पहले ज़ीरो ज़ा ज़ीरो करोगे, यहाँ पे एक ज़ीरो लिखोगे, फिर 4 वन ज़ा 4 करोगे। अभी आप उसको एक इजाफी रूल बता रहे हैं। पहले आपने एक बात बताई, उस बात की मदद से आपका सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अब आपने उसको एक इजाफी रूल बताया। सिमिलरली अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि 550 को आप डिवाइड कर दें 5 से। आपने कहा 5 वन ज़ा 5, बचा 5 ज़ीरो। आपने कहा 5 वन ज़ा 5। अब इस ज़ीरो को वो क्यों कैटर करेगा? इस ज़ीरो को क्या वो नीचे उतारेगा, फिर 5 ज़ीरो ज़ीरो करेगा? तो आप तो ये समझ रहे हैं, आप तो ये समझ रहे हैं कि अगर हम 404 को डिवाइड करते हैं 4 से और 550 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो सही आंसर ये है। लेकिन हो सकता है कि बच्चा ये नहीं समझ रहा हो। तो अब इस मसले का हल क्या है? वो डिवीज़न प्रोसेस क्या है जिसमें हर सिचुएशन के लिए अलग-अलग रूल ना हो। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों को एक ऐसा प्रोसेस समझा दिया जाए, एक ऐसा तरीका समझा दिया जाए काम करने का, जो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी लॉजिक खुद ब खुद बिल्ड करवा दे और वो ऑटोमेटिकली समझ जाए खुद ब खुद अपनी प्रैक्टिस करते-करते कि असल में बिग पिक्चर क्या है और एक्चुअली डिवीज़न में क्या चल रहा है। यकीनन वो प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन अगर उस पे काम करते रहेंगे तो उसमें श्योरली एक ही प्रोसेस से हमेशा सही जवाब आता रहेगा। हर अलग-अलग तरह के सवालों के लिए अलग-अलग प्रोसेस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या है जी? मैं उसको एचटीओ मेथड कहता हूँ, आप उसको कुछ भी कह लें। और ये कोई ऐसी कोई नई इजाद नहीं कर ली मैंने, ये मतलब वही वही सारा सब कुछ है, वही मैथ्स है, वही सिंपल सी चीज़ें हैं। बस आप किस तरह से बच्चे के सामने ये बात रखते हैं, ये बड़ा अहम है। इस रखने के अंदाज में, इस बात करने के अंदाज से जो है बच्चा बहुत एकदम से ईजी हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए जी, अब मैं डायरेक्टली आपको सवाल करके बताता हूँ। सबसे पहले तो यही जी 4 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या बताएंगे बच्चे को? बच्चे से कहेंगे ये जी हमारा दुश्मन है और ये हमारा हीरो है। हमारा हीरो जो है ना वो हमारे दुश्मन से मुकाबला करेगा, लेकिन सबसे पहले तो हम मुकाबले के लिए स्कोरिंग के लिए एक तरीका का इख्तियार करते हैं कि जितने नंबर का हमारे दुश्मन के हैं उतने नंबर का एच बनाते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है अगर हम डिवीज़न तक आ गए हैं तो बच्चे को एच का कॉन्सेप्ट भी पता है, बच्चे को टेबल्स भी आते हैं, ये सब हम प्री रिक्विजिट समझते हैं, पहले से समझ रहे हैं कि ये तो आता ही होगा। अब ज़ाहिर है मैं ये तो आपको नहीं समझाऊंगा कि टेबल कैसे याद करवाना है, या टेबल अगर याद नहीं है तो बच्चा क्या करे, क्योंकि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है। तो फिलहाल हम वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे कि अगर 3 डिजिट्स का हमारा कंटेंडर आया है, मुकाबले पे दुश्मन आया है, तो हम एचटीओ भी 3 डिजिट्स वाला बनाएंगे। ऐसे इससे बड़ा मुकाबले पे कोई आएगा तो वो आगे देख लेते हैं अभी। ठीक है जी, उसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारा जो चैंपियन है वो ये कहता है कि जी मैं अपने से छोटों पे हाथ नहीं उठाता, मैं तो हाथ उठाता हूँ, मुकाबला करता हूँ, या तो मेरे बराबर का हो या मुझसे बड़ा हो। तो वो पहले नंबर को देखता है, अगर उसके बराबर या बड़ा होता है तो मुकाबला करता है, वरना अगला नंबर भी साथ में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे केस है कि पहला नंबर हमारे मुकाबले पे है, बाकी जो दोस्त के साथी आए थे वो भी फारिग बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम ये कहते हैं कि जो फारिग बैठे हैं उनको फारिग नहीं छोड़ो, उनके नीचे 2 ज़ीरो लगाओ और यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाओ। अब करो मुकाबला। तो हमें पता है 4 वन ज़ार 4, आपने माइनस किया, आंसर बचा 4।
अब आपने कहा जी अब यहाँ पे मुकाबले पे अगला नंबर कौन सा आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे कोई और मुकाबले के लिए मौजूद है? कोई मुकाबले के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ कोई ज़ीरो नहीं लगेगा। बल्कि अब आप डायरेक्टली कहेंगे हाँ भाई 4 तुम्हें मुकाबला करना है इससे, हाँ जी मेरे बराबर का है, मुकाबला कर लूँगा। चलो जी 4 1 ज़ार 4 कर दो। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और हमारा आंसर क्या आया? 101। देखिए जी ऑटोमेटिकली सही 101 आ गया। जब ये बच्चा इस तरह के सवाल करता रहेगा कुछ अरसे में उसको समझ में आएगा एक्चुअली मैं 4 वनजा नहीं कर रहा, 400 जा 400 लिख रहा हूँ। ये नज़र जब लिखता हुआ उसको खुद आएगा ना तो उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओ बिग पिक्चर में ये चल रहा है। अच्छा जी एक और मिसाल ले लेते हैं हम यहाँ पे, वही जो हमने 550 की मिसाल ली थी कि जी 550 डिवाइड बाय 5 HTO बनाया जी आपने। और अगेन पहला नंबर हमारे हीरो के मुकाबले पे दुरुस्त है, काम आ जाएगा क्योंकि उसके बराबर का है। ये 2 नंबर एक्स्ट्रा है, इन 2 नंबर्स के लिए 2 ज़ीरो लगा के इनको काम पे लगा दिया। अपने अपने नंबर के लिए मुकाबलतन 5 वन ज़ा 5 किया, ये तो कट गए भाई। हमारे पास बचा दुश्मन का 50। अब दुश्मन का पहला नंबर हमारे नंबर के मुकाबले में आ सकता है जी, आ सकता है। हमारा हमारा नंबर दुश्मन के पहले नंबर के मुकाबले के लिए आ सकता है। एक्स्ट्रा नंबर 0 बचा, इसके लिए एक 0 यहाँ लगा दिया ताकि ये मसरूफ़ हो जाए। और इस 5 से मुकाबले के लिए हमने किया 5 वन ज़ा 5। अब जनाब देखिए कि 5 से 5 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 110। ये लीजिए जनाब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ गया। और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है जी, आप फॉर एग्जांपल 7256 ले लेते हैं। अब इसमें हो सकता है कुछ रिमाइंडर ही बचे, डिवाइड इसको 5 से ही कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। अब चूंकि हमारे जो दुश्मन आया उसके नंबर 4 हैं तो हम अपना एस भी 4 नंबर का बनाएंगे, यानी वंस भी होगा, टेंस भी होगा, हंड्रेड्स भी होगा, उसमें थाउजेंड्स भी होंगे। ठीक है जी 4 कॉलम हो जाएंगे। अब करते हैं मुकाबला। पहला नंबर हमारे नंबर के मुकाबले पे है जी, बिल्कुल मुकाबले पे है। बाकी 3 फारिग हैं जी, बाकी 3 फारिग हैं। 3 ज़ीरो यहाँ लगाते हैं, 3 ज़ीरो यहाँ लगाते हैं। अब करते हैं मुकाबला शुरू। भाई ज़ीरो सही, ज़ीरो लगना चाहिए। बच्चे कहेंगे हमें तो ज़ीरो सही बनाने को कहते हैं, खुद के ज़ीरो सही नहीं बन रहे। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया, 5 वन ज़ार 5 ही कर सकते हैं, इससे बड़ा नंबर नहीं ला सकते मुकाबले पे। चलो कुछ ना कुछ तो कटेगा मुकाबले में। तो बचा दुश्मन का 2, और बाकी 2 5 6 तो आ ही गया हमारे पास। अब हमने कहा जी दुश्मन का पहला नंबर हमारे मुकाबले पे नहीं आ सकता, हम बड़े अच्छे नंबर हैं, बड़े गैरत वाले नंबर हैं, हम नहीं करते छोटों से मुकाबला, अपने दूसरे को भी लाओ साथ में। अब हाँ किसी काम का हो गया, अब ये 22 से मुकाबला करेंगे। एक्स्ट्रा 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो यहाँ लगाए, 2 ज़ीरो यहाँ लगाए। हमने कहा 5 4 ज़ार 20, इससे बड़ा नहीं ला सकते हम। बड़ा क्यों नहीं लाते जी? बड़ा आपको पता है हम इसलिए नहीं लाते क्योंकि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम अपने से छोटों के मुकाबले में बड़ी चीज़ नहीं लाते जी। ठीक है ना? तो इस तरह से हम बात समझा रहे हैं बच्चों को। अब आपने क्या देखा कि ये 6 बचा, ये 5 बचा, ये 2 बचा। फिर ये नंबर छोटा है, हम इन दोनों को मिला लेंगे। ये एक्स्ट्रा है, एक ज़ीरो यहाँ लगाए, एक ज़ीरो यहाँ लगाया, 5 5 ज़ा 25 आया। क्या बचा? 6 बचा, ये ख़त्म हो गया। अब आपने कहा अब ये अकेला बचा है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो यहाँ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 6 अकेला बचा है तो यहाँ भी कोई ज़ीरो नहीं लगेगा, बल्कि हम डायरेक्टली 5 वन ज़ार 5 करेंगे और हम देखेंगे कि 1 बच गया। इसका जवाब कैसे लिखेंगे? 1 4, ये 5 है, 5 1, रिमाइंडर 1। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? कोई अच्छा सा दूसरा रंग ले लेते हैं, इतना लाल करने की क्या ज़रूरत है भाई, हरे से लिखते हैं अगली स्लाइड को। चलें जी, और एक थोड़ा सा और मुश्किल नंबर ले लेते हैं। इसमें कुछ आसानियाँ थी, पहला नंबर ही हमारे मुकाबले के लिए अच्छा था, बीच में कोई ज़ीरो नहीं था, तो अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल और पढ़ाते हैं अपने लिए, कुछ बीच में ज़ीरो शीरो डालते हैं। तो जी ये हमने क्या किया, एक नंबर लिया। अच्छा आप देखें मैं इनको मुश्किल नाम भी नहीं दे रहा ना, कोई मैथमेटिकल टर्म यूज़ नहीं कर रहा, क्वोशंट डिवाइज़र डिविडेंड, ये कुछ नहीं कह रहा मैं, तो बड़े आराम से दुश्मन और अपना हीरो और हमारा साथी और हमारा दुश्मन ऐसी टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए थोड़ा आसान होता है। अच्छा जी हम एक नंबर लिखते हैं 2079। ठीक है। अच्छा ऐसे मैंने क्या सोच के लिखा है कि 2 जो लिखा है वो हम 5 से ही कर लें अगर, तो 2 जो है वो छोटा है 5 से, उसके बाद 0 भी आ गया बीच में, और फिर 7 9 भी है। एक आध ऐसी और एग्जांपल भी ले लेंगे, फिर HTO बनाते हैं हम जी। ओहो, HTO और फिर TH। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर देते हैं।
अच्छा जी, हमने फिर देखा पहला नंबर हमारे मुकाबले पे छोटा है, 2 ले लिए, 2 एक्स्ट्रा थे, 2 ज़ीरो यहाँ लगाए, 2 ज़ीरो यहाँ लगाए और मुकाबला शुरू किया। 5 4s आर 20 पूरा-पूरा हो सकता है, हमें पता है। लो भाई मज़ा आ गया। ये तो पूरा-पूरा कट गया, क्या बच गया दुश्मन का 79। पहला नंबर ही 7 हमारे नंबर से बड़ा है, हम सिर्फ पहले नंबर से ही काम चला लेंगे, दूसरा एक्स्ट्रा था, उसके नीचे एक ज़ीरो लगाया और हमने बोला 5 1 ज़ा 5 ही हो सकता है जी यहाँ पे। क्या बचा जी 29। पहला नंबर हमारे नंबर के मुकाबले पे छोटा है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को मिला लेंगे। कोई एक्स्ट्रा बचा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो यहाँ कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 5 ज़ार 25 हमें पता है होगा आंसर। 4 2 कितना ख़राब बना है, क्या है भाई ये क्या है। 25 क्या बचा 4। अब 4 हमारे नंबर से छोटा हो गया, यहाँ हमारी डिवीजन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम डेसिमल अभी नहीं करना चाहते। डेसिमल हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा आंसर आया 415, रिमाइंडर 4 और 1000 का कॉलम इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को हम यही सिखाएंगे हमेशा कि जितना हमारे दुश्मन के डिजिट्स हैं उतनी हम यहाँ पे डिजिट का HTO बनाया करेंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये R लिखा है जी। तो यूँ देखिए बच्चे का हर दफ़ा जवाब सही आएगा, हर दफ़ा जवाब सही आएगा। कहानी भी थोड़ी मज़ेदार सी है और ये सीखता जा रहा है कि ये देखें जी क्या है, मैंने 5 4s आर 20 नहीं लिखा था, मैंने 5 400s आर 2000 लिखा था। ठीक है, ये बिग पिक्चर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे को आप उसको इशारा करते जाएँ, देखिए ये क्या किया आपने, और आहिस्ता-आहिस्ता वो उसको ग्रास्प करता जाएगा। फिर इवेंचुअली आगे जाके उसको ये इस एसटीओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो डायरेक्ट सम कर रहा होगा, लेकिन उसको खुद ज़हन में आ जाएगा कि यहाँ पे ज़ीरो क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये वाले मसले फिर उसको खुद से समझ में आ जाएँगे कि कहाँ एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे 4 5 5 4 ज़ा 20 नहीं कर रहा, बल्कि 5 400 ज़ा 2000 कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो वापस आते हैं जी अपनी नेक्स्ट उसकी तरफ, एक्टिविटी की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक आध और थोड़ा सा ले लेते हैं और उसके बाद फिर बात को क्लोज करते हैं। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो सेकंड नंबर पे जाके जो है वो ज़ीरो लिया था। यहाँ अब नेक्स्ट टाइम हम थर्ड पे ज़ीरो ले लेते हैं ताकि थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाए। ऑल्दो हर दफ़ा एक जैसा ही होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सॉरी 8 6 0 9। ठीक है, इससे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, जितना चाहें आप बड़े नंबर ले लें, आंसर एक जैसे ही आएंगे। 9 2 कर दें इसको। ठीक है जी, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। पहले इससे पिछली एग्जांपल में चूंकि हमने बड़ा ले लिया था, अब एक छोटा भी लेके देख लेते हैं। 5 डिजिट्स हैं, तो वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000, 5 ले लिए जी। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे जी, अगेन पहला नंबर हमारे नंबर से, दुश्मन का पहला डिजिट हमारे नंबर से बड़ा है, हम सिर्फ उसी से मुकाबला कर लेंगे, बाकी 4 को छोड़ देते हैं। 4 ज़ीरो लगाते हैं, यहाँ पे 4 ज़ीरो लगाते हैं, राइट हैंड साइड से गिन के यूँ ही चलेंगे एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने की तरतीब। अब हम मुकाबला करते हैं, बताया 3 2 ज़ा 6 ही हो सकता है, 3 6 ज़ा 9 से नहीं हो सकता। 9 हमारे से बड़ा हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा दुश्मन से, और ये हमें गवारा नहीं है। तो जी बचा 2906। 2 हमारे नंबर से छोटा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे जी, 2 हमारे नंबर से छोटा हो गया है। अब हम जो है वो दूसरे नंबर को मिला लेंगे और अब इन 3 के नीचे ज़ीरो लगाएंगे। 1 2 3, ये 3 एक्स्ट्रा थे, 1 2 3 ज़ीरो लगाए हमने और हमने कहा 3 8 ज़ा 24। ठीक है जी, अब आपने देखा कि ये माइनस किया था, 2 बचा, 9 बचा, 0 बचा, 2 बचा। अब ये वाला जो ज़ीरो हमने लगाया था ना, इस ज़ीरो का इफेक्ट अभी आने वाला है यहाँ पे। इससे क्या होगा देख लेते हैं, क्या कोई वाकई मुश्किल आ जाएगी? कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा जी, पहला नंबर हमारे नंबर से छोटा है, दूसरा नंबर साथ में मिला लिया। आपने दूसरा नंबर साथ में मिलाया तो फिर क्या हो गया, ये 2 नंबर एक्स्ट्रा थे, इन 2 नंबर्स के नीचे ज़ीरो लगाए, यहाँ ज़ीरो लगाए। आपने कहा 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, क्या बचा जी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जगह मिल गई हमें। यहाँ बचा 2 9 और ये 2 बच गया। कैसे बचा? अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि 10 में से 8 माइनस हुआ। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं। पहला नंबर फिर हमारे नंबर से छोटा है, फिर दोनों मिला लेते हैं। एक नंबर एक्स्ट्रा है, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे और हमने देखा 3 9 ज़ा 27 से हम मुकाबला करवा सकते हैं। क्या बचा? ये 2 बचा, ये 2 बचा। अब हम देखते हैं जी
तो अब कोई एक्स्ट्रा नंबर यहाँ मौजूद नहीं है, पहला नंबर पहले ही छोटा है, दूसरा नंबर मिलाना पड़ेगा, इन दोनों को मिला के हम करेंगे तो यहाँ कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो यहाँ भी कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो नहीं लगाएंगे हम। और अब हम करेंगे 3 7 ज़ा 21 और बचा 1, 1 हमारे जो हीरो है उससे छोटा है। तो अब हम मुकाबला बंद करते हैं यहाँ पे। और जनाब क्या होगा जी आंसर, 28697 रिमाइंडर 1। देखिए इस बात को भी एक आसानी आपको यहाँ मिलेगी, बच्चे को चेकिंग के लिए आप समझाएंगे या खुद समझ लें कि यहाँ पे कहीं भी सिवाय एक डिजिट जो ज़ीरो से बड़ा होगा, पूरे कॉलम में कोई और दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। एक डिजिट ऐसा होगा, बाकी सारे ही ज़ीरो होने चाहिए। सिर्फ एक डिजिट ऐसा होगा जो कि ज़ीरो से बड़ा होगा, बाकी सब ज़ीरो होने चाहिए। एक डिजिट होगा, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। ये भी चेकिंग के लिए आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट लिखा हुआ है बच्चे ने, यहाँ या यहाँ, तो समझ लें कि सवाल में जवाब में कोई गलती की है इसने। तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको सम करना आसान था, इजीली ये आंसर आ गया आपका। ठीक है जी, तो ऑलवेज हमेशा ही जवाब जो है वो दुरुस्त आएगा। आपका जवाब बच्चे का हमेशा सही आ रहा होगा। इससे क्या होगा कि बच्चे को अगर लॉजिक समझ में नहीं भी आई, यही मैं बात बार बार समझा रहा हूँ कि बच्चे को लॉजिक समझ में नहीं भी आई अभी, तो लेकिन सही प्रोसेस से गुजर गुजर के खुद ब खुद उसको लॉजिक भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप खुद गौर कीजिए, ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं आप ऐसे ही सीखते हैं कि शुरू में अगर आपको कोई गाड़ी चलाना सिखाता है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करता है कि बस ऐसे कर लो, ऐसे क्यों कर लो कि बहस में नहीं जाता। शुरू में आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रोसेस से गुजारा जाता है, प्रोसेस से गुजरते जाते हैं, उस चीज़ के बारे में आपका जहन क्लियर होना शुरू हो जाता है और तजर्बे की बुनियाद पे आपकी अपनी लॉजिक बन जाती है और आपको खुद समझ में आ जाता है, अच्छा अच्छा ये ऐसे इसलिए किया था मैंने। ठीक है जी, तो होपफुली यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी कि बच्चों को डिवीज़न सिखाने का यही तरीका बेहतर है और ऐसे ही सिखाना चाहिए। और बाकी तरीक़े भी मौजूद हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे ना बोलना पड़े, मौजूदा तरीक़ों से या किताबों में जो दिए हुए तरीक़े हैं उन्हीं से सिखा दिया जाए, लेकिन उसमें बच्चे काफ़ी फँस रहे थे। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे सिखाया है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स को लेकिन हाँ ज़रूर एतराज़ था कि भई ये तरीका बड़ा अजीब है, बड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों को। तो अगर वाक़ई डीप डाउन आप सोचेंगे ना तो एक्चुअली बच्चों को मसला नहीं हो रहा होता, हमें मसला हो रहा होता है। एक हमारे चूँकि नया प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, हमें थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही होती है कि यार इतना लंबा क्यों करो, यहीं छोटा-छोटा लिख दो ना, यहीं लिखो 2 8 यहीं लिख दो 6 9 7 यहीं सब कुछ लिख दो। ये पूरा एसटीओ बनाना एक इल्लत लगती है पेरेंट्स को। तो हाँ, शुरू में लगती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करा देंगे बच्चे को तो चूँकि हर जवाब सही आने की ज़्यादा कभी उम्मीद है, तो बच्चा भी इसमें खुश होगा, आपका बच्चा सीखेगा भी ज़्यादा इंशाल्लाह। और इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ठीक है? और सिर्फ बच्चे की तवज्जो दिलानी है कि देखो क्या लिखा तुमने, ये 20,000 लिखा है, 320,000 ज़ा 60,000, ठीक है? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है, कुछ सवाल हैं, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी चैनल के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा इसके बारे में। मज़ीद कोई सवाल ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या समझाना नहीं आ रहा बच्चे को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी? ओके जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। डेसिमल वाली वीडियो मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसके बाद बनाऊँगा।